नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह, मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो मेरी तुमसे एक गुजारिश है कि 2x पे वीडियो देख लेना, नहीं तो 1.5x पे। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम जेई 2027 में देने वाले हो तो ये रोड मैप इतना होलिस्टिक, इतना डिटेल है, इतना स्ट्रेटेजी अच्छी बनाई है कि तुम्हें इसके अलावा कोई और वीडियो नहीं देखनी है। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उससे बाद तुम कंफ्यूज होगे, पहले ही बता दूँ। ठीक है, बाकी मैं इनफ क्वालिफाइड हूँ कि तुम्हें गाइड कर सकूँ कि तुम आईआईटी आराम से 1 ईयर से लेस टाइम में पहुँच जाओगे। बाकी एक विनती मेरी तुम्हारे से ये है कि वीडियो लंबी है तो मेक श्योर एक आप नोटबुक लेके बैठो, बिकॉज जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ यू हैव टू राइट इट डाउन। अगर नहीं कर रहे तो इट्स जस्ट अ टाइम वेस्ट वीडियो फॉर यू गाइस। मतलब किसी काम की नहीं है ये वीडियो तुम्हारे लिए, अगर तुम विदाउट मतलब नोटबुक के बैठे हो, क्योंकि तुमने कुछ भी सीखा नहीं इस वीडियो से, उल्टा अपना टाइम वेस्ट करा, तो इट्स यूजलेस। तो अगर तुम इस स्टेज पे हो कि तुम नोटबुक नहीं ले जा सकते तो अभी वीडियो को क्विट कर दो। लेकिन तुम अगर आईआईटी के लिए जरा से भी सीरियस हो तो प्लीज़ एक नोटबुक रख लो, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ लिख लेना। ठीक है, बाकी एक मिथ है कि अपन पे 1 साल है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट आपका 6 महीने बाद ही होने वाला हो। जो भी कोचिंग कोर्स तुम बाय करोगे उनका टारगेट रहेगा जनवरी तक कोर्स कंप्लीट करना। तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने है मात्र, और 6 महीने ऐसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट के लिए 9 महीने, और जेईई एडवांस के लिए आप कह सकते हो हाँ कि 1 साल ऑलमोस्ट है। बट याद रखो, अगर आप 12th गोइंग रेगुलर स्टूडेंट हो तो बीच में बोर्ड्स भी पढ़ेंगे, तो भाई काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, मेक श्योर। और जो मैक्सिमम परसेंटाइल बच्चों की आ पाती है वो जनवरी अटेम्प्ट में ही आ पाती है, क्योंकि मोस्टली बच्चे प्रिपेयर नहीं होते। तो सबसे मिनिमम कंपटीशन जनवरी अटेम्प्ट में होगा, फिर अप्रैल अटेम्प्ट में तो काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं परसेंटाइल इंक्रीज करने के लिए। बाकी एडवांस तो अलग ही लेवल है। ठीक है, बाकी एनटीए सीबीएसई जो इस साल कांड करा है, हो सकता है अगले साल भी हो, तो यू हैव टू बी रेडी। ये नहीं सुधर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप रेडी हो सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़े हाई नोट पे स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर कमेंट में एक चीज़ लिखो कि भैया आई विल क्रैक जेई और मैं ये आईआईटी जाऊँगा। जो भी तुम्हारा ड्रीम आईआईटी है ज़रूर से लिखना, क्योंकि मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वरना अगर मोटिवेटेड ही नहीं हो तो तुम एफर्ट नहीं मारोगे। ठीक है, तो ये लिख देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, स्टॉप सेल्फ डाउटिंग, क्योंकि अभी बच्चे क्या करते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं कि भैया मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, गलती हो गई, रिग्रेट हो गया मेरे को, और खुद पे डाउट करने लगते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा। ये जो सेल्फ डाउट वाले बच्चे होते हैं ये 100% जेई फेलियर कहलाते हैं आगे जाके। तो यू हैव टू क्विट दिस थिंग राइट नाउ। ठीक है, अभी कोई सेल्फ डाउट नहीं करना, क्योंकि अगर सेल्फ डाउट करोगे तो तुम ओवर थिंक करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। ओवर थिंकिंग से डायरेक्टली टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि तुम ख्याली पुलाव दिमाग में खो जाओगे, 1-2 घंटे ऐसे बैठ ही सोच रहे हो, काश पढ़ लिया होता, काश ये कर ले, 3600 स्ट्रेटेजी बनाओगे, ये करोगे। अभी यूट्यूब पे तुम स्ट्रेटेजी क्यों देख रहे थे? बिकॉज यू वर ओवर थिंकिंग ना, राइट। तो ये सेल्फ डाउट थोड़ा साइड करना है। एक बिलीव रखो कि मैं कर लूँगा, इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी। ठीक है, अभी स्टोरी भी बताऊंगा ऐसी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, तो सुन लेना। ठीक है, बाकी कोई रिग्रेट नहीं करना। अब जो गलती करी भाई, तुम लोग अभी बच्चे ही हो। ठीक है, 11th-12th में आए हो, तो ऐसा नहीं है तुम बहुत बड़े हो गए। ठीक है, सब बच्चे गलती करते हैं भाई। मैंने करी थी 11th वेस्ट, 12th वेस्ट कर दी थी, ड्रॉप लेना पड़ गया था, बट जेई निकला ना इन दी एंड। अब मैं क्या उसे बोलूँ कि हाँ मेरी गलती थी? हाँ काइंड ऑफ थी, बट इन दी एंड सब कुछ सही हो गया ना, आईआईटी मिल गया। ठीक है, तो ऐसे रिग्रेट नहीं करना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, याद रखो। ठीक है, कोई ना कोई तुम्हारा एंड गोल होगा हमेशा लाइफ में, तो रिग्रेट नहीं करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। घर पे भले ही माहौल कितना खराब हो, बट कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, पॉजिटिव ही रखेंगे चीज़ें। ठीक है, बाकी एक मैं तुम्हें मोटिवेशन देता हूँ, काफ़ी टाइम बचा है, इनफ टाइम है, तुम अच्छी डिसेंट रैंक ला सकते हो, Tier 1 कॉलेज जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनफ टाइम है अभी। तुमने अगर ये वीडियो इस समय देखी है, यू आर लकी, बिकॉज तुम्हें सही टाइम पे वीडियो मिल गई है। बस अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, जो मैंने तुम्हें बोला, नोटबुक रख के चीज़ें नोट करनी है और ये चीज़ को बस एग्जीक्यूट कर लेना है। अगर तुमने एग्जीक्यूट कर लिया, लिटरली बता रहा हूँ ना, तुम मुझे थैंक यू कहने आओगे, भैया आपकी वजह से मेरा करियर लाइफ बदल गई। बस इतना करना है। ठीक है, तो भाई एक चीज़ और है, अभी क्या है मार्केट में थोड़ी फेक न्यूज़ या पता रैंडम न्यूज़ भी है कि जेईई एडवांस का पैटर्न चेंज हो सकता है। हो सकता है भाई, मैं तो कह रहा हूँ, क्या पता अगले साल ही होना है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? पैटर्न तुम्हारे अकेले के लिए चेंज नहीं हुआ है, सबके लिए होगा ना। तो पैटर्न चेंज तो उल्टा अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चे 6th क्लास से पढ़ रहे हैं ना, वो जेईई एडवांस के उस वाले पैटर्न के अगेंस्ट पढ़ रहे हैं जो अभी चल रहा है।
तो अगर पैटर्न चेंज होगा ना तो तुम्हें फ़ायदा है, क्योंकि तुमने अभी जेई प्रेप शुरू करी है, तुम्हारा हो सकता है 11th वेस्ट था, तो तुम लोग को फ़ायदा है, तुम्हारी रैंक बेटर आ सकती है। तो डरो मत, पैटर्न चेंज होगा तो तुम्हारे को फ़ायदा होगा, नुकसान उनके जो पहले से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके कस्टम हो चुके हैं उस पैटर्न के। अगर पैटर्न चेंज होगा तो तुम लोग को फ़ायदा होगा। बाकी बस एक चीज़ याद रखना, अपन को एक्सपेक्ट करना है कि पेपर बहुत ही हार्ड आएगा, सबसे हार्डेस्ट पेपर आएगा। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कि कुछ भी आ सकता है, कुछ नया पैटर्न आ सकता है, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, और डरना नहीं है उन क्वेश्चन से, क्योंकि इन दी एंड है तो क्वेश्चन सॉल्व होने लायक ही होंगे, बस पैटर्न बदल गया है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने से थोड़ा सा बेटर कर देना है, दूसरे बच्चे से बेटर परफॉर्म करके आओगे, पैनिक नहीं करोगे, तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी मैं एक गोल्डन चेकलिस्ट दे रहा हूँ, ये चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी कोचिंग गड़बड़ है, आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ की फैकल्टी अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहे हैं आपको, तो मेक श्योर उस कोचिंग को आप छोड़ो। इवन तो तुमने 2 साल की फीस दे दी, छोड़ो, डंप करो उस कोचिंग को। क्यों? अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा पैसा तो वेस्ट हुआ ही, तुम्हारा साल वेस्ट होगा, तुम्हारी रैंक वेस्ट होगी, और जो प्रेशर आएगा घर पे वो अलग चीज़ है। इवन कुछ बच्चे तो बोर्ड्स भी खराब कर देते बिकॉज ऑफ बेकार कोचिंग्स। तो अगर तुम्हें जरा सा भी डाउट है अपनी कोचिंग के ऊपर, टेक एक्शन राइट नाउ। मैं भुगता हूँ इस चीज़ से, 11th-12th में मेरे साथ यही हुआ था, ठीक है। मैंने कोचिंग बदली तब मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मेक श्योर कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। दूसरी चीज़, टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट। जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि अभी मेरे पे भैया मैंने अभी थ्योरी नहीं पढ़ी, मैंने क्वेश्चन नहीं करे, तो टेस्ट सीरीज लेके क्या होगा। भाई कभी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती, कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, टेस्ट सीरीज तुम्हें साइड बाय साइड लगाना पड़ता है। नहीं लगाओगे तो भाई नहीं होगा सिलेक्शन। कौन सी लगाने? मैंगो की सीरीज ले लो, मोंगो वालों की, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कोड RDS27 यूज़ कर देना, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारी ले सकते हो जेई मास्टर की, सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ की है। तो चलो अब जरा टेस्ट सीरीज़ के ऊपर थोड़ा और बात कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये चीज़ सुन लो ज़रा। तो देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लीजिए। देखो भाई, जो भी जेई एस्पिरेंट जेई देने वाले ना, सबसे बड़ी जो बच्चे गलती करते हैं, मैंने इतने सारे बच्चों को मेंटर कराया, मैं सही में बता रहा हूँ, एक जो सबसे बड़ी कॉमन गलती है, टेस्ट ना देना। अभी जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट लगभग 6 महीने दूर है। अब बच्चों क्या लगता है, अभी पहले थ्योरी कवर कर लें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, PYQ कर लें, उसके बाद टेस्ट दे देंगे। यही मोस्ट बच्चे गलती कर जाते हैं। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, एंड में तुम पे टाइम ही नहीं बचेगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, पेपर में तुम खराब करके आओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि तुमने टेस्टिंग ढंग से नहीं करी थी जेई लेवल की। अब बात आती है, भैया ये भी बता दो कौन सी टेस्ट सीरीज हमें लेनी चाहिए। तो मैं एक ही टेस्ट सीरीज सजेस्ट करूंगा, जिसका नाम है मैथेंगो की क्विज़र टेस्ट सीरीज। इसके पीछे रीजन ये, हर 5 में से एक जो 99 परसेंटाइलर था, इनकी टेस्ट सीरीज यूज कर रहा था, जो कि भाई ऑब्वियसली एक प्रूफ भी है कि हाँ इनकी टेस्ट सीरीज अच्छी है। और मैं बता रहा हूँ, मार्केट में मैथेंगो क्विज़र से कोई भी बेस्ट टेस्ट सीरीज हो नहीं सकती इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंस। और यही नहीं, इनके ओवर 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट IITs NIT बेस्ड जैसे कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें तुम्हें 1000 टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें तुम्हें टॉपिक वाइज PYQ भी मिल जाते हैं 5 साल के, और यही नहीं 30 FLT भी मिल जाएंगे। प्लस जो इनका सबसे बढ़िया फीचर मुझे ये लगा, जब तुम कोई क्वेश्चन देखते हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। और यही नहीं, जब तुम पूरा टेस्ट दे दोगे ना, तो तुम्हारी 15 पेज की डिटेल्ड एनालिसिस बन के आती है, जिसमें तुम्हारी परसेंटाइल एक्सपेक्टेड क्या आ सकती है वो सब प्रेडिक्टेड रहता है, जिससे काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से भाई मैथेंगो की क्विज़ टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो तो। बाकी जो इनका जो इंटरफेस वगैरह है वो बिल्कुल NTA बेस्ड इंटरफेस जैसा होता है, तो ऐसा लगता है रियल एग्जाम ही दे रहे हो। बाकी इनका सबसे बड़ा फीचर ये है, जैसे तुम्हारी 99 परसेंटाइल प्लस आती है तो रिफंड भी कर देते हैं, तो वो भी जरूर से चेकआउट करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो इनकी टेस्ट सीरीज लेने का, तो मैं तो बोलूंगा कि लेके रखो, काम आता है भाई, टेस्ट देने ही है। जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, और मेरा कोड है RDS27 यूज कर लेना, इससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलो अपनी वीडियो पे वापस चलते हैं। तो चलो टेस्ट सीरीज का हो गया, तो टेस्ट सीरीज लेनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एनालिसिस। बहुत बच्चे एनालिसिस नहीं करते हैं। इस समय अपन को एनालिसिस करनी है कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। जैसे एक कोट है, बेस्ट लर्निंग कम्स फ्रॉम बिटर एक्सपीरियंस। तो जैसे तुम्हारा 11th वेस्ट हुआ, या फिर तुमने कुछ गड़बड़ करी 11th में, तुम्हें काइंड ऑफ अ बिटर एक्सपीरियंस हुआ, अब उससे तुम्हें काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस मिला है। अब ये एक्सपीरियंस अपन 12th में अप्लाई करेंगे, जिससे अपना 12th बेकार नहीं जाएगा, बोर्ड्स में भी अच्छे परसेंटेज आएंगे, जिससे जेई मेंस भी अच्छा जाएगा, जेई एडवांस भी अच्छा जाएगा, कॉलेज भी अच्छा मिलेगा, चारों चीज़ अच्छी हो जाएंगी। अब तुम्हें फिगर आउट कैसे करना है, सबसे पहले A4 शीट लो। A4 शीट क्या होती है? ब्लैंक पेपर, ठीक है, उसे तुम्हें लेना है। अब
तुम्हारा अगर 11th वेस्ट हुआ या फिर तुमने 11th वेस्ट नहीं हुआ, तुमने कुछ गलतियां करी थी, कुछ चैप्टर वीक रहे, तो ऐसा क्यों हुआ है? गर्लफ्रेंड थी तुम्हारा रीज़न, ठीक है, या फिर तुम्हारे टीचर थे तुम्हारा रीज़न, या फिर तुम ही डिस्ट्रैक्टेड थे, तुम मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर गेमिंग में लगे रहते हो, वो रीज़न तुम्हें वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। क्या क्या गलतियाँ करी थी, टेस्ट नहीं करे मैंने, थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी, मैंने क्वेश्चन नहीं लगाए, मैंने PYQ नहीं करे, जो भी गलती थी सब उस A4 शीट पे लिखना है। और लिखने के बाद जहाँ तुम पढ़ने बैठते हो स्टडी टेबल होगी तुम्हारी, या नहीं है तो जहाँ पे भी तुम स्टडी करते हो वहाँ पे उसे चिपका देना है फ्रंट पेज पे, सो दैट आपके दिमाग में हर बार तुम्हें वो दिखे कि हाँ ये गलती मैंने पिछले साल करी थी, इस साल नहीं करनी है। अगर तुम इस एटीट्यूड के साथ इम्प्रूव कर लिए, लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हारा जेई में काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आने वाला है, तो बी रेडी। बाकी जेई ईजी है अगर तुम ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट करते हो, कंसिस्टेंट हो तुम और रिवाइज टाइम पे कर, बस 2 चीज़। तुम्हें हाई IQ की ज़रूरत ही नहीं है। एवरेज स्टूडेंट आराम से 1000 के अंदर रैंक ला सकता है अगर कंसिस्टेंट है, टाइम से रिवाइज कर रहा है। बट 99.9% बच्चे यहीं फेल कर जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना इजी नहीं होता। कि जेई का सिलेबस बहुत है, तुम्हें पूरा 1-2 साल घिसना पड़ता है, और बच्चे स्टार्ट पे तो होता है कि कर लेते हैं, जोश होता है, बट धीरे धीरे ठंडे पड़ते जाते हैं कि सिलेबस इतना बड़ा हो जाता है, लास्ट में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। तो जेई ईजी है अगर तुम कंसिस्टेंट हो। इट्स लाइक अ मैराथन रेस में जो रेसिंग स्टार्ट होती है तो एकदम से तुम पूरा स्प्रिंट नहीं लगा रहे होते, तुम स्लोली स्टार्ट करते हो, जॉगिंग से स्टार्ट करते हो। क्यों? तुम्हें पता है भाई दूर तक जाना है, स्लोली स्टार्ट करो लेकिन एंड तक पहुंच जाओ, ये है जेई। तो अगर तुम जोश में स्टार्ट करे और फिर बीच में ही बर्नआउट हो गया तो नहीं चलेगा। लेकिन तुम अगर मान लो डेली 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो कंसिस्टेंट बेसिस पे, वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। 8 से 10 क्या, सेल्फ स्टडी तो और कम होगा, क्योंकि लेक्चर भी देख रहे हो, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ जो बच्चों को लगता है कि नहीं भैया इम्पॉसिबल है मेरे लिए जेई करना। तो ये थे दशरथ मान जी। अब इन्होंने ऐसी चीज़ करके दिखाई है जो आपको लगे इम्पॉसिबल। क्या आप मुझे एग्जाम्पल बताओ, क्या इंसान पहाड़ सिर्फ हथौड़ा और एक कुल्हाड़ी से खोद सकता है? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो भैया, आजकल मशीनों से नहीं पहाड़ टूट रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बंदे को अपन बोलते हैं माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने सिर्फ कुल्हाड़ी और उससे हथौड़े से पूरा पहाड़ खोद दिया था, और पूरा एक इन्होंने रास्ता पाथवे क्रिएट करा था। इनकी स्टोरी भी पढ़ना है, ऐसा इन्होंने क्यों करा, ठीक है, सालों लगे लेकिन कर दिया, ऐसा क्यों करा। काफ़ी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी तुम्हें मिलेगी, ठीक है। तो जेई तो पहाड़ भी नहीं है भाई, सिर्फ एग्ज़ाम है, पढ़ोगे तो वो भी हो जाएगा। जब इंसान हथौड़ा और कुल्हाड़ी से पहाड़ तोड़ सकता है तो तुम यार एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते क्या? 1-2 साल की बात है, 1 साल भी नहीं है, बस इतना सा करना है, तुम्हारा करियर सेट हो जाएगा। फ्यूचर जो तुम्हारा कॉलेज लाइफ अच्छी जाएगी 4 साल, उसके बाद जो सैलरी पैकेज मिलेगा, या फिर तुम स्टार्टअप करते हो कोई, भाई तुम ऐसी जगह बैठोगे ना, तुम बोलोगे अगर मैंने उस वक्त नहीं घिसा होता ना तो आज मैं बहुत ही वर्ष जगह पे होता है। लिटरली दिस इज ट्रू, लिटरली। आपका करियर आपके हाथों में है, अब आप देख लो क्या करना चाहते हो आप। या तो उसे तुम बर्बाद करो, ठेला लगाने वाला बिजनेस बना लो, नहीं तो तुम उसे भाई साहब लेजेंडरी भी बना सकते हो, ठीक है। और बाकी एक्सक्यूजेस मत दो कि भैया मेरी बैकलॉग क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस। भैया मैं पढ़ता क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये चल रहा है, मेरे घर पे ऊधम होता है, मेरे यहाँ ये होता है, मेरे घर वाले पढ़ने नहीं देते, मैं ही नहीं पढ़ता, मेरे को मोबाइल फ़ोन में। ये एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। यू हैव टू फाइंड द राइट सोल्यूशन। मेरा 11th क्यों वेस्ट हुआ, ये मेरे को पता है, रीज़न पता है, इसका सोल्यूशन ही है। तुम्हें सोल्यूशन ढूंढना है, एक्सक्यूजेस नहीं। क्यों नहीं आती मैथ्स, प्रैक्टिस नहीं करी तो करो ना। कैसे करूँगा, सिंगेज लगाऊंगा, इलस्ट्रेशन करूँगा, PYQ सॉल्व करूँगा, ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन ढूंढो। और ये स्किल इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तुम जॉब में आओगे ना, कंपनी वाले तुमसे ये स्किल एक्सपेक्ट करते हैं। अगर तुम किसी 50-60 लाख की नौकरी का इंटरव्यू देने जाओगे ना, वो तुम्हें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे, लेकिन सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना होता, ना एक्सक्यूज देने होते हैं, वहाँ पे उसका सोल्यूशन ढूंढना होता है। तो अगर तुम ये स्किल अभी सीख गए तो मैं फ्यूचर में 4 साल बाद जब तुम्हारा जेई हो जाएगा, 4 साल जब जॉब में जाओगे ना, वहाँ फ़ायदा होगा। तो जेई काइंड ऑफ है तुम्हारे फ्यूचर की प्रिपरेशन ही करा रहा है। इट्स एवरीथिंग इज लिंक्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब ये मेटाफोरिकल बातें थोड़ा साइड करते हैं भैया, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे आ जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा जेई फोकस्ड, ठीक है। अब सुन लो, फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, और मैथ्स में। उसके बाद बैकलॉग कैसे कवर करनी है, रिवाइज कैसे करना है, और EI का यूज़ कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो नहीं देखी स्ट्रेटेजी की जिसमें EI का नाम भी मेंशन हो।
मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे एआई के यूज़ करता हूँ, तुम कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी जेई प्रेप में, एंड इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल और बेनिफिशियल। ठीक है, अब सुनते आओ। सबसे पहले फिजिक्स के लिए तुम क्या करोगे, अभी तुमने एक A4 शीट बनाई थी, किस चीज़ की बताई थी बताना कमेंट सेक्शन में। अब तुम एक और A4 शीट बनाओगे सिर्फ फिजिक्स की, उसमें 4 कॉलम बनाओगे। ठीक है, चैप्टर नेम, थ्योरी, क्वेश्चन, PYQ। उसमें यहाँ पे चैप्टर नाम लिखो, उसकी थ्योरी डन है तो उस पर टिक लगाओ, क्वेश्चन डन है मतलब तुमने मॉड्यूल के या फिर जहाँ पे भी तुम बुक के उस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं मतलब अच्छे खासे क्वांटिटी मतलब 100+ तो टिक लगाना। PYQ कर रखे हैं लास्ट के 10 ईयर्स के तो टिक लगाना। और उसके बाद एनालाइज करो, 0 या 1 टिक है मतलब तुम्हारे बैकलॉग है, भले ही थ्योरी का बैकलॉग ना हो बट है, क्वेश्चन का बैकलॉग है, नहीं तो थ्योरी का बैकलॉग। ये सबसे ज़्यादा दुखदायक देंगे तुम्हें चैप्टर, इनके सवाल तुमसे नहीं बन रहे होंगे टेस्ट में या फिर PYQ में। दूसरी चीज़ जिन पे 2 टिक है, इसमें क्या है तुमने थ्योरी कर रखी है और क्वेश्चन कर रखा है मोटा मोटा, लेकिन अभी भी PYQ बचा है, तो इसमें तुम्हारे क्वेश्चन कई बार बन जाते होंगे, कई बार नहीं बन रहे होंगे। इनकम्प्लीट प्रैक्टिस है, थोड़ी कम प्रैक्टिस करेगी, इनको इम्प्रूव करना ईजी है क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। 3 टिक तो मतलब बढ़िया, ये चैप्टर मोस्टली तुमसे हो जाते होंगे। इसमें एटमैक्स दिक्कत आ सकती है सिर्फ रिवीजन की, नथिंग एल्स, बाकी सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब ये है फिजिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज फॉर मेंस, बट इसको मारो गोली क्योंकि यूट्यूब पे भी बोलते हैं ना हाई वेटेज चैप्टर पहले कर लो। 2026 में पूरा जो पैटर्न है चेंज हो चुका है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू बी रेडी, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, तो होलिस्टिक कवरेज करना इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन को होनी चाहिए क्योंकि इन दी एंड एडवांस में जब तुम जाओगे वहाँ पे तो इंटरलिंकेज आएगा। अगर तुम्हें नहीं पता कोई चैप्टर तुम कैसे करोगे सॉल्व, इवन तो उसमें 3 टॉपिक किसी और चैप्टर के आगे वो तुम्हें आते थे, चौथा नहीं आता था, क्वेश्चन तो नहीं बना ना तुमसे, तो वहीं तो रैंक गिर गई, ये हो जाएगा। बाकी जिनका 11th वेस्ट है 12th में जाते हैं ना तो 12th भी वेस्ट हो जाता है क्योंकि कुछ फाउंडेशनल टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो 11th के यूज़ होते हैं 12th में, तो वो कौन से वो सुन लो, ये मस्ट है तुम्हें करने हैं। जैसे फिजिक्स में मैथमेटिक टूल्स और वेक्टर हर जगह यूज़ होगा, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तुम्हें कंप्लीट करना है अगर बैकलॉग है तो। NLM और फ्रिक्शन ये हर जगह लगेंगे, आगे जाके कहीं भी लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इन्हें स्किप नहीं कर सकते। वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा होता है, बस इसमें अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपल्जन भी रहता है, तो ये करने का तो फ़ायदा है। ठीक है, बाकी SHM ईजी है लेकिन बच्चों को टफ लगता है बिकॉज ढंग से पढ़ते नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो तुम्हें अभी कर लेने हैं, अगर इनमें बैकलॉग है तो इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है क्योंकि इनका यूज़ 12th वाले चैप्टर्स में होगा। ठीक है, अब ये बैकलॉग कैसे कवर करनी है इसको मैं थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगा, तो सुन लेना आगे। अब आते हैं केमिस्ट्री में भी सेम A4 शीट बनेगी, सेम 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, हाई वेटेज टॉपिक्स तो मैं अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, लेकिन जो फाउंडेशनल टॉपिक्स है वो ये है। GOC तुम्हारी पूरी जो मैकेनिज्म ऑर्गेनिक होगी GOC पे बेस्ड रहती है, आइसोमेरिज्म पे, तो ये तुम्हें 11th का कंप्लीट करके जाना है अगर तुम्हारा बैकलॉग है, वरना आगे जाके दिक्कत आएगी। ऐसी केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट रॉ क्वेश्चन आ जाते हैं। मूल कंसेप्ट तो भाई क्या ही बोलूँ, पूरी फिजिकल इस पे चल रही है, और लास्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके मैंने सब टॉपिक्स भी दे दिए, तो ये तुम्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने हैं जब तुम 12th में जा रहे हो। ठीक है, अगर इनमें बैकलॉग है तो इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लेना, करना तो सब है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये कर लेना क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज आता है 12th वाले। मैथ्स के लिए भी सेम प्रोसेस, अब इसके भी मैं जल्दी से तुम्हें टाइम वेस्ट करे बना चैप्टर बता। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, फंक्शन सेट्स रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक मैथ्स इन इक्वालिटी, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक और स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मैथ्स में ये रहता है यार कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई हैक्स नहीं होते मैथ्स में। मैथ्स बच्चों की वीक इसलिए रह जाती है कि प्रैक्टिस ही करे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, देखो भाई बच्चे कहते हैं सोर्स क्या है, आई वुड सजेस्ट तुम सारे पहले PYQ कर लो लास्ट के 20 साल के, उसके बाद अगर तुम्हें और करना है तो सिंगेज वगैरह की बुक तुम इलस्ट्रेशन कर सकते हो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर PYQ। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं, मेंटर कहते हैं भैया PYQ से कुछ नहीं होता, भाई होता है, PYQ करो पहले, उससे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और तुम्हारे मॉड्यूल में एक्सरसाइज 2-1 जो भी है वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस से होगा। अब आता है मेजर चीज़, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कान खोल के सुन लेना। बैकलॉग पहली बार सबके होगा, चाहे वो कितना भी अच्छा टॉपर हो, कुछ ना कुछ बैकलॉग बन जाती है, क्योंकि अगर तुम सिंसियर बच्चे भी हो ना, सर्दी खांसी जुकाम किसी को भी हो सकता है और उसमें बैकलॉग क्रिएट हो जाती है। अब तुम्हें फीवर आ रहा है इतना तो भी ज़रूरी थोड़ी है तुम पढ़ोगे, तुम रेस्ट करोगे, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, तो सबका होता है। बट स्मार्ट वर्क बच्चे बहुत कम लगा पाते हैं, सिर्फ 0.1% या 0.5% बच्चे स्मार्ट वर्क लगा पाते हैं बैकलॉग कवर करने में, उनका IIT हो जाता है, रेस्ट इधर उधर बिखर जाते हैं। कैसे करना है, तुम्हें 2 घंटे से ज़्यादा बैकलॉग के लिए देना ही नहीं है दिन में। सबसे पहली बात, जो बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा बैकलॉग को दे रहे हैं उनसे बड़ा मूर्ख गधा कोई नहीं हो सकता,
अगर तुम हो तो तुम उन मूर्ख गधों में से ही हो, क्योंकि तुम 2 घंटे बैकलॉग में ही दे रहे हो। क्यों 2 घंटे से ज़्यादा क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम अब 2 घंटे से ज़्यादा दे रहे हो, इसका मतलब पता क्या है, तुम जो करेंट चैप्टर चल रहा है उस पर फोकस ही नहीं है। अब क्या होगा, तुम्हारी ये हो सकता है पुरानी वाले बैकलॉग कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो तुम्हारा करेंट चैप्टर था वो नया बैकलॉग की तरह वापस आ जाएगा। अब बताओ, तुमने क्या करा, एक बैकलॉग हटा दी, लेकिन तुमने एक नई बैकलॉग आगे चल के बना ली, तो इन दी एंड तुम तो वहीं बैठे हो, तुम्हारी बैकलॉग तो उतनी है, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है बैकलॉग पे, करेंट को चलते रहने देना है। जो बच्चे करेंट के भूल के बैकलॉग पे लग जाते हैं, उनकी बैकलॉग और बढ़ जाती है, डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, तो ये नहीं करना है। और उन 2 घंटे को भी स्मार्टली यूज़ करना होता है। कैसे? 15 मिनट एक्टिव रिकॉल यानी रिवीजन, 60 मिनट थोड़ी थ्योरी पढ़नी होती है कंप्रेस फॉर्मेट में, पूरा नहीं पढ़ सकते। अब तुम पूरा पढ़ने जाओगे कभी नहीं होगा सिलेबस। और 45 मिनट टारगेटेड क्वेश्चन सॉल्विंग, जो कि मोस्टली प्री-वाईक्यू होते हैं, ऐसे होती है। अभी तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। लेक्चर और वन शॉट ट्रिक जो बच्चे यूज़ करते हैं, यही तुम्हें यूज़ करनी पड़ेगी और कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या करो, थ्योरी को दो 40% टाइम, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो 60% टाइम, क्योंकि इन दी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग से ही काम बनेगा, थ्योरी से नहीं बनता। बट हाँ, बेसिक एप्लीकेशन आना चाहिए थ्योरी का। तो क्या करो, कोई भी हाई क्वालिटी वन शॉट देख लो, बट वन शॉट भी बड़ा वाला 4 से 6 घंटे वाला। छोटा वाला वन शॉट देखोगे कोई सेंस नहीं बनेगा, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। तो कौन से 4 से 6 घंटे वाले वन शॉट देखने, ठीक है। और नोट्स बना लो अपने, या फिर उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड करा होता है, बहुत वन शॉट वाले प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो रीड कर लो। अब एप्लीकेशन लगाओ, उस चीज़ का एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग। PYQ उठाओ सबसे पहले, लास्ट के 3-4 साल के उठा लो सबसे पहले, करो। तुम्हारा गोल होना चाहिए पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है रिपीटेडली, वो फिगर आउट करो। ठीक है, तुम्हें भाई मॉड्यूल सॉल्व करने पे फोकस नहीं करना कि मेरा मॉड्यूल बचा है मैं पूरा कर लूंगा, नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। तुम्हें PYQ पे ध्यान देना है, उसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज करो कि क्या पूछता है, किस टॉपिक से ज़्यादा आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर तुम्हारे PYQ एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, फिर होने लगेगा, क्योंकि तुमने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया। ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। और अगर तुम PYQ सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम्हारा बैकलॉग क्लियर हो चुका है। अब तुम उसमें प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो, एडवांस पे स्विच हो सकते हो, एडवांस लेवल क्वेश्चन कर लेना, बस हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर फोकस किस पे होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग। और बाकी तुम जेमिनाई AI का यूज़ करोगे, जेमिनाई का प्रो वर्जन। भैया मेरे पे पैसे नहीं है AI मॉडल लेने के, जियो का रिचार्ज कराते हो, माई जियो का फ्री में मिल रहा है, 18 महीने का, जाके एक्टिवेट करो और यूज़ करो। कोई भी स्टेप तुम्हारा लग रहा है कि समझ में नहीं आया मैथ्स में या कोई भी सवाल में, फिजिक्स केमिस्ट्री में, जेमिनाई को स्क्रीनशॉट दो, उसको बोलो कि भाई ये स्टेप कैसे हो गया, मतलब ये कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो तुम्हें सिखा देगा। वो जब तुमने सीख लिया, नोट्स में ऐड कर लो और फिर से उसी अप्रोच से तुरंत उसी समय रीट्राई करो उस क्वेश्चन। अगर सॉल्व हो रहा है तो बढ़िया, क्योंकि क्या होता है अपन कई बार पैसिवली सोचते हैं ना, सोल्यूशन रीड कर लिया अब आ जाएगा, बट जब खुद सॉल्व करने आते हैं सॉल्व नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस हो जाती है। तो अभी क्या करना है, एक बार जेमिनाई से पूछ लेना, अगर कहीं फंसो नोट्स में ऐड कर लो, रीअटेम्प्ट करो, रीअटेम्प्ट ये इंपॉर्टेंट है। एफर्ट, तुमसे क्या बोला था मैंने, ये वीडियो में से नोट्स बनाने का, बना रहे हो, एफर्ट नहीं मार रहे, तो फिर क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा जेई हो जाएगा। अगर तुम नहीं कर रहे क्यों होगा, जो कर रहा होगा ना उसका होगा ना। तुम्हें क्या लग रहा है ये वीडियो 10, 20, 30 हज़ार में तो कह रहे हैं 1 लाख बच्चों ने देखी, तुम्हें लगता है सबको ही अप्लाई कर पाएंगे? घंटा मैं बता रहा हूँ, 1000 लोग भी नहीं अप्लाई कर पा रहे, सिर्फ 100-200 होंगे जो अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को, बाकी तो सब डिस्ट्रैक्टेड है, दूसरी वीडियो देख लेंगे, दूसरी स्ट्रेटेजी देख लेंगे। तुम उन 100 में बनो ना जो अप्लाई कर रहा है ये चीज़। ठीक है, चलो अब जो भी लेंदी टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लेते तुम्हारा रोटेशनल मोशन पूरा छूट रहा है, RBD, ठीक है, नहीं आ रहा, तो उससे कैसे करोगे। तो तुम ऐसे टारगेट नहीं ले सकते कि मैं इस हफ्ते रोटेशनल खत्म कर लूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। बड़े टॉपिक्स को तुम्हें ब्रेक डाउन करना पड़ता है छोटे छोटे टॉपिक्स में। तो अब रोटेशनल का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम्हें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला वन शॉट देखना है और उसके ऊपर तुम्हें 1 घंटे PYQ सॉल्विंग करनी है। इस तरीके से होगा। तो तुम्हें क्या करना है, बड़े चैप्टरों को ब्रेक डाउन करो चंक्स में, और 3-4 दिन में आराम से 1-2 हफ्ते भले ही लगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चंक्स में नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अब तुम्हें गोल्डन चीज़ बता रहा हूँ जो 99% मिस कर देंगे। जो बच्चे इधर तक देखे उनको ही तो मिलना चाहिए, वीडियो के स्टार्ट में बता देता तो क्या फ़ायदा होता है ना, उन नालायक बच्चों को मिल जाता जो वीडियो इधर तक नहीं देखे, बट तुम लोग को मिलेगा।
तो अब कमेंट करना आई फाउंड द गोल्डन की, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे थे जो यहाँ तक पहुंचे। और तुम पता है कमेंट में ढूंढना ये वाला कमेंट आई फाउंड द गोल्डन की, इग्गे तुग्गे बच्चों का ही दिखेगा, क्योंकि मोस्टली तो आगे वाला एरिया देख के 2x पे वीडियो देख रहे थे, आधी वीडियो देख के चले गए। अब ये चीज़ गोल्डन है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एआई का यूज़ कैसे करना है अपनी प्रिपरेशन में, गोल्डन चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना। ये मैंने खुद अप्लाई करी थी, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अभी यूपीएससी का वो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन दिया था 2026 वाला, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। इसमें सिर्फ 13,343 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इस बार, और कुछ 7, 8, 9, 10 लाख। अच्छे यूपीएससी का कंपटीशन तो जेई से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सीट कम होती है। ठीक है, दिया था, मेरा नाम भी है। ठीक है, मैं 2024 में ही क्रैक करा था, इस बार भी क्रैक करा। और मेरा मैंने सिर्फ 2-3 महीने की प्रिपरेशन करी थी, नथिंग एल्स, क्योंकि मेरे को जॉब भी हैंडल करने होते, यूट्यूब भी और भी काम है, ऐसे दे दिया था मैंने यूपीएससी का। बिकॉज मुझे अपनी जो मैं तुम्हें मेंटर कर रहा हूँ, मुझे ये भी तो देखना पड़ता है कि मैं खुद केपेबल हूँ कि नहीं। मैं तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो मेरा नाम लिस्ट में आया था, आ गया, मतलब तुम जाके रिजल्ट चेक कर लो, मेरा नाम सर्च करोगे मिल जाएगा, ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है, तुम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ 2-3 महीने ही थे मेरे पे प्रिपरेशन के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं था। ठीक है, और वो मैंने कैसे करा, बिकॉज ऑफ एआई। अब मैं बताता हूँ मैंने एआई को कैसे यूज़ करा, तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ जेई में तुम कैसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सही चीज़ है, तुम्हारे काम आई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे तुम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करने जाते हो ना, तो तुम्हें एक सवाल आता हो, भैया इन वाले क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करें। ये अप्रोच वाला डाउट किससे आता है, आता होगा ना कि भैया अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को। तो अब सुन लो, अप्रोच के लिए तुम क्या करो, ये वाला प्रॉम्प्ट मैं जो यूज़ करता था वो सुनो। ये प्रॉम्प्ट दे देना कि मैं एक जेई एस्पिरेंट हूँ, मैं इस प्रॉब्लम पे स्टक हूँ, अपना क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है, बाकी ये पूरा एज इट इज प्रॉम्प्ट तुम डाल देना, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब तुम ये प्रॉम्प्ट डालोगे तो तुम्हें जेमिनी एग्जैक्टली बताएगा, हिंट देगा कि कैसे अप्रोच करा था। ये सोल्यूशन नहीं देगा, हिंट देगा। अब काइंड ऑफ तुमने हिंट देखा, अब तुम उसे अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। उससे तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा जो दिमाग है खुलने लगेगा कि ये वाले क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट टाइमर के लिए तुम ये यूज़ करते हैं, हर चीज़ पे मत यूज़ करना। मान लेते हैं तुम्हें किसी क्वेश्चन हवा ही नहीं लग रही कि कैसे अप्रोच करना है, तब यूज़ करना है। और खुद से कर पा रहे हो तो बेस्ट है। हर एक क्वेश्चन में हिंट नहीं लेना है, सिर्फ उन क्वेश्चन में जो नहीं आ पा रहे अप्रोच क्या होनी चाहिए, और इन्हें नोट्स में लिखना है, नोट्स में ऐड करना है जो भी तुम नया सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है अपन सोल्यूशन देखते हैं, समझ नहीं आता, बीच में स्टेप गायब है, इसके लिए यूज़ करो। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, सोल्यूशन में शॉर्ट में लिख देता है, क्योंकि आप बहुत सारी क्रूशियल चीज़ स्किप कर दी जाती है। तो तुम क्या करो, उसको इधर डाल दो, ये पूरा प्रॉम्प्ट एज इट इज डालोगे तो तुम्हें बता देगा कि ये मिसिंग स्टेप था, इधर ऐसे यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्लास में समझाया, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। ईजी लैंग्वेज में कोई मेरे को बिल्कुल, मैं बच्चा हूँ एकदम, क्लास 10th का बच्चा हूँ मैं। ठीक है, क्लास 10 का, क्लास 5th का बच्चा हूँ, मुझे कोई समझा दे बच्चों की तरह, तो इसके लिए ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ कर लेना। ठीक है, लास्ट में जेई एडवांस के क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट होते हैं, 3-4 स्टेप्स होते हैं, तब आंसर आता है। तो जेई एडवांस के जो क्वेश्चन है टफ होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए भी तुम ये वाला पॉइंट यूज़ करो। ये 4 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, हो सकता है तुम और अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओ, तो ट्राई करना, ये चीज़ अप्लाई करो। ये है गोल्डन की तुम्हारी जेई प्रेप के लिए, ये चेंज करेंगी, ये तुम्हें एज देंगी। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बता रहा कि कौन से प्रॉम्प्ट यूज़ करने जाते हैं, क्योंकि अब वो जो मेंटर है ना तुम्हारे, उन्होंने खुद जेई दिया था 4, 6, 7, 10 साल पहले, और कोई अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूँ, तो मेरे को पता है। मैं अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ, मैं एग्जाम वगैरह देता रहता हूँ, जिससे मेरा दिमाग चलता है। ठीक है, और मैं जॉब भी कर रहा हूँ, अपना स्किल अप करता रहता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये चीज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं यूज़ कर रहा, और जो बच्चे एआई को यूज़ कर रहे हैं आगे जाके वो फ़ायदा उठाएंगे, तो तुम्हें यूज़ करना है। ठीक है, बाकी नॉर्मल चीज़ें तो सब बताते हैं, थ्योरी कर लो, फिर क्वेश्चन कर लो, पीआई कर लो, टेस्ट दे दो, ये तो सबको पता है, तुम्हें पता होगा। ये सुनने आए थे क्या तुम? नहीं ना, मैंने तुम्हें कुछ काम का बताया ना, उसको तुमने नोट करा, तुम्हें फ़ायदा हुआ, नहीं करा तो तुमने ये वीडियो देखी, टाइम वेस्ट करा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बाकी रिवीजन के लिए वही वाली टिक यूज़ करना, स्पेस्ड रिपीटिशन वाली। रिवीजन के ऊपर वैसे मैं डिटेल वीडियो आगे लाऊंगा, बट शॉर्ट में बता देता हूँ। जो चीज़ तुमने कल पढ़ी, 1 दिन बाद रिवाइज करो, फिर उसको नेक्स्ट 7 दिन बाद करना होता है, फिर 14 दिन बाद, फिर 28 दिन बाद, ऐसी चीज़ें याद होती है। ठीक है, इसके ऊपर अपन चर्चा बाद में करेंगे। चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं, लंबी हो गई यार, मेरा गला बैठ गया बोल बोल के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।